हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केमिस्ट्री में चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। फ्रेंड्स, इसका परिभाषा है जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके अन्य गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फिर से सुन लें, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके अन्य गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तब यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एकदम आसान है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई पदार्थ अकेले टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, या एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर कोई पदार्थ का निर्माण करता है, तो वो क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। इसमें दो चीज़ होते हैं, अभिक्रिया करने वाले और अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ। अभिक्रिया करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है वो प्रतिफल कहलाते हैं। यानी कि एरो के बाएं तरफ अभिकारक लिखा जाता है और एरो के दाएं तरफ प्रतिफल लिखा जाता है। अब है कि इसकी विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? रासायनिक अभिक्रिया से कोई गैस उत्पन्न होता है, या कोई अवक्षेप का निर्माण होता है, या उसके रंग में परिवर्तन होता है, या उसके ताप में परिवर्तन होता है, या कहें कि उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। ये सारी विशेषताएं हैं। इनमें से कुछ विशेषताएं कॉमन हैं जो सभी में दिखाई पड़ेंगे, कुछ जो है किसी में होंगे और किसी में नहीं भी हो सकते हैं। अब है रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से दर्शाया जाता है। उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, H2 + Cl, HCl बना है। H2 क्या है? हाइड्रोजन का संकेत है। Cl क्या है? क्लोरीन का संकेत है। मिलकर क्या बनाया है? HCl। तो इस तरह से ये क्या हो गया? रासायनिक समीकरण। ये कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें दोनों ओर के यानी अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक तत्व के संख्या समान होती है। यानी कि कार्बन इधर कितना है कि उधर कितना है ना, अगर हाइड्रोजन इधर कितना है तो उधर कितना है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के संख्या समान नहीं होता है ना, वो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है। अब है कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं मिलती हैं। तो रासायनिक समीकरण से बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। पहला है, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत सूत्र की जानकारी देता है। संकेत और सूत्र दोनों की जानकारी देता है। अगर मान लीजिए कोई तत्व है तो संकेत, अगर कोई यौगिक है तो सूत्र। दूसरा, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तीसरा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के परमाणुओं और अणु कितने हैं वो बताता है। और अभिक्रिया के बाद बनने वाले प्रतिफल में परमाणु और अणु की संख्या कितनी है ये बताता है। अभिकारक और प्रतिफल में मोलों का अनुपात बताता है, कितने मोल, जितने अणु उतने मोल, है ना। यह अभिकारक और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का भी अनुपात बताता है, यानी कि पहले कितना द्रव्यमान था अभिक्रिया के और अभिक्रिया के बाद कितना द्रव्यमान है ना। यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों मतलब कोई गैस बन रहा है तो उसका आयतन और प्रतिफल बताता है। अब है रासायनिक समीकरण के लाभ। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। कैसे? इसमें समय और कागज दोनों की बचत होती है ना। संकेत को लिखा जाता है, पूरा नाम नहीं लिखा जाता है, कम समय लगता है ना, और उसके बाद कागज भी बचत होती है। समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारक और द्रव्यमान का भी गणना हो सकता है। यानी कि कितने निर्माण के लिए कितने हम लोग के अभिकारक की आवश्यकता होगी इसकी जानकारी मिल जाती है। वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की भी कठिनाई नहीं होती है, चूँकि पूरे दुनिया में क्या है, सारा संकेत एक ही है। तो किसी भी वैज्ञानिक को इसको पढ़ने में, इसका अध्ययन करने में, इसका जानकारी प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब कुछ इसके सीमाएँ हैं, लिमिटेशंस हैं। क्या है लिमिटेशंस? रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलती। जैसे HCl लिखा हुआ है या हाइड्रोजन + ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो ये नहीं पता चल रहा है कि वो गैस है या सॉलिड है या लिक्विड है ना। दूसरा, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी समीकरण से नहीं मिल पाता। कितना ऊष्मा लगेगा या दिए या निकला ये नहीं पता चलता।
और रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की दशा जैसे ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक, इसकी भी जानकारी नहीं मिलती है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता, कितने स्पीड से अभिक्रिया हो रही है ये नहीं बताता। रासायनिक समीकरण से विस्फोट की जानकारी नहीं होती है, मतलब कौन सा अभिक्रिया विस्फोट का उदाहरण है ये पता अभिक्रिया से नहीं चल पाता है ना। ये जब हम लोग करते हैं और विस्फोट होता है तब पता चलता है अच्छा ये विस्फोट का उदाहरण है। समीकरण से या अभी जानकारी ये भी जानकारी नहीं हो पाती कि अभिक्रिया में अभिकारकों की कितनी मात्राएं खर्च हुई और प्रतिफल में कितने मात्राओं का निर्माण हुआ। ठीक है, अब है अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के अनेक प्रकार हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, है ना, चाहे वो तत्व हो चाहे वो यौगिक हो, तो ये क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है या संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, इसी का ठीक उल्टा है वियोजन, जिसको अपघटन भी कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं उसे विघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें सरल यौगिक के गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, CaCO3 जो है वो जब टूटता है तो CaO और CO2 में बदलता है। इसमें CaCO3 का जो गुण है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से क्या है? भिन्न है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब इसके जो हैं दो प्रकार हैं यहाँ पे। दूसरा है, अगला प्रकार है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड और फ्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वो टूट जाता है, जिससे धातु जो है वो कैथोड पर और अधातु जो है वो एनोड पर मुक्त होता है। इस अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब जब विद्युत से अभिक्रिया करवाई जाए और वो कैथोड और एनोड पर मुक्त हो, यानी टूट कर प्लस और माइनस, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव बन जाए और वो कैथोड और एनोड पर मुक्त हो, तो उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए NaCl का। NaCl में जब इलेक्ट्रिक डालते हैं तो Na और Cl, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है ना। तो इस तरह से यह वैद्युत रासायनिक अभिकरण हुआ। एकल विस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाए, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एक परमाणु को जब विस्थापित करेगा तो एकल विस्थापन। एग्जाम्पल देख लीजिए, फेरस जो है कॉपर को क्या किया? अलग कर दिया। फेरस SO4 सल्फेट के साथ मिल गया और कॉपर को क्या किया? अलग कर दिया। दूसरा है उभय विस्थापन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। यहाँ देखिए Na जो है NO3 के साथ मिल गया और Ag जो है वो Cl के साथ मिल गया, है ना। Na जो है और Na और Ag जो है अपने अपने यौगिकों का अपने अपने आयनों का क्या किया है? विनिमय किया है, स्थानांतरण किया, और इससे उभय दोनों दो विस्थापन, इसका मतलब उभय विस्थापन। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, यानी कहे कि दही जैसा नीचे पेंदी में जम जाता है ना, तो उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuSO4 में अगर H2S डालते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये CuS जो है वो क्या होता है? नीचे बैठ जाता है ना, किसके रूप में? अवक्षेप के रूप में, है ना, और H2SO4 बनता है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत ही फेमस है, परीक्षा में आ चुका है, कई बार आया है ना। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल या भस्म, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका मुख्य एग्जाम्पल यही है, HCl प्लस NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीर का निशान, यानी क्या बना? NaCl प्लस H2O। ठीक है, अगला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, लाइट जब पड़ता है, क्लोरोफिल जब मौजूद रहता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अगला है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो हमेशा साथ साथ होता है और इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स क्यों? रेड से हो गया रिडक्शन, ऑक्स से हो गया ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन मिला के बना है रेडॉक्स। ठीक है, अब दोनों को बारी बारी समझ लें। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से संयोग का हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस O2, है ना, ऑक्सीजन CO2 बनाया, तो क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, अगला सुनिए, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है
या ऑक्सीजन का निष्कासन? उल्टा, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन क्या होता है, हटता है। इसके पहले ऑक्सीकरण में क्या था, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, और अपकरण में क्या है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, H2 जुड़ रहा है या हट रहा है, जुड़ रहा है Cl2 के साथ, तो ये क्या होगा, अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकारक और अवकारक, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अवकारक, उल्टा जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अवकारक और जिसका अवकरण होगा वो ऑक्सीकारक। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, 2H2O + O2, यहाँ क्या हो रहा है, दोनों अभिक्रिया हो रहा है। तो H2O में हाइड्रोजन जो हो गया, हाइड्रोजन जो हो गया वो क्या हो गया, अवकारक, है ना, और ऑक्सीजन जो हो गया क्या हो गया, ऑक्सीकारक। दहन, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, इसे हम लोग दहन कहते हैं। ठीक है, दहनशील पदार्थ क्या है, जो पदार्थ जलते हैं या जलकर दहन ज्वाला उत्पन्न करते हैं वे ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कागज, कोयला, लकड़ी, केरोसिन, LPG गैस, CNG गैस इत्यादि। ठीक है, अदहनशील पदार्थ, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो जलने पर, मतलब जलते ही नहीं है, जलने पर क्या, जलाने पर नहीं जलते हैं, उसे अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, बालू, पत्थर, आप कितना भी जला लीजिए ये जलने वाला नहीं है। इसका मतलब हुआ जलने के लिए कुछ शर्तें हैं, है ना। तो कितनी शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं। कौन कौन, पहला तो जलने वाला पदार्थ चाहिए जिसको बोलते हैं दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा क्या चाहिए, पोषक पदार्थ की उपस्थिति, जैसे ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के वो जलेगा नहीं। तीसरा क्या चाहिए, ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी जल रहा है तो ज्वलन ताप कितना होना चाहिए, कोई पदार्थ के जलने का एक ज्वलन ताप होता है, वो जब तक ज्वलन ताप नहीं मिलेगा तब तक नहीं जलेगा। जैसे एक माचिस की तिल्ली से अगर लकड़ी को जलाते तो नहीं जलेगा, उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, लगातार कागज को जलाना पड़ेगा, या लगातार कोई प्लास्टिक जलाना पड़ेगा, या लगातार उसको कुछ न कुछ जलाते रहना होगा ताकि लकड़ी जो है जल जाए, जिसे उपला कहते हैं, उपला को जलाना होगा, है ना। तो ज्वलन ताप समझ गए होंगे, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, ज्वलन ताप जितना कम होगा उतना वो खतरनाक होगा। ठीक है, मोमबत्ती की ज्वाला, मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती के ऊपर चढ़ता है और वाष्प में बदल जाता है। यही वाष्प जो है ऑक्सीजन से जलता है और ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। ठीक है, मोमबत्ती के ज्वाला का मुख्य 3 भाग है। कई जगह बुक में 4 भाग होता है, लेकिन मुख्य 3 भाग है, केंद्रीय मंडल, प्रकाश मंडल, प्रकाशहीन मंडल। केंद्रीय मंडल सेंट्रल जोन, प्रकाशमान मंडल ल्यूमिनियस जोन, प्रकाशहीन मंडल नॉन ल्यूमिनियस जोन, है ना। तो मैं बता दूं, केंद्रीय मंडल जो होता है वो काला होता है, प्रकाश मंडल जो होता है वो पीला होता है, प्रकाशहीन मंडल जो होता है वो नीला होता है। ठीक है, वो प्रकाश नहीं देता है बल्कि ज्वाला बहुत ज़्यादा गर्म होता है। बहुत ज़्यादा गर्म कौन होता है, प्रकाशहीन मंडल, जो नीले रंग का जलता है। और सबसे ज़्यादा गर्म कौन होता है, वही प्रकाशहीन मंडल। और सबसे कम गर्म कौन होता है, केंद्रीय मंडल। वहाँ पे माचिस का तिल्ली भी ले जाएंगे ना तो वो जलेगा नहीं, है ना। और प्रकाश मंडल बीच का होता है, वहाँ पे आधा जलता है आधा नहीं जलता है, इसलिए वो पीला चमकता है और उससे प्रकाशमान होता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कभी कभी तो फुल फॉर्म पूछता है, LPG का फुल फॉर्म क्या है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, याद रखेंगे, है ना। पेट्रोलियम गैस जो है मुख्यतः 4 चीज़ों से बना है, लेकिन मुख्य घटक जब पूछेगा ना तो ब्यूटेन याद रखना है, C4H10। पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या है, तो ब्यूटेन है। इसके अलावा उसमें थोड़ा सा प्रोपेन, थोड़ा सा एथेन भी होता है ना। ब्यूटेन के अलावे प्रोपेन और एथेन होता है, ठीक है, का मिश्रण होता है, लेकिन इसका मुख्य अवयव कौन है, ब्यूटेन। दाब बढ़ाने पे ये तीनों गैस जो होते हैं आसानी से द्रव में बदल जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। एक बात ध्यान रखेंगे कि ब्यूटेन को जब जलाते हैं 13 ऑक्सीजन की उपस्थिति में, C4H10 को हम लोग जब 13 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो 8 कार्बन डाइऑक्साइड और 10 ऊष्मा की मात्रा, 10 जल के अणु बनता है और ऊष्मा निकलता है। ठीक है, 8 कार्बन डाइऑक्साइड, जल 10 अणु जल और ऊष्मा निकलता है ना। तो इस तरह से हम लोग ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।